हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2025 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। तो डिस्कशन हम कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर जो 2025 के प्रीलिम्स में आपके जीके जीएस के सवाल आए थे उन पर, और ना सिर्फ उन सवालों को हम डिस्कस कर रहे हैं, उन सवालों के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो इधर उधर की जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए उन्हें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, और आज के इस सेशन में हम 19 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 1 में पूछे गए जीके जीएस के सवालों को तोड़ेंगे। तो चलिए भाई, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। तटीय कर्नाटक का कंबाला महोत्सव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस परंपरा से जुड़ा हुआ है? द कंबाला फेस्टिवल ऑफ कोस्टल कर्नाटका इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशंस? अब हमें अगर इसके बारे में पता है तो हम इसको आंसर कर पाएंगे, और अगर नहीं पता है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें जानने की जरूरत है कि भाई ये जो कंबाला फेस्टिवल है वो कर्नाटक के जो तटीय भाग हैं, कोस्टल रीजन्स हैं, स्पेशली जो दक्षिण कर्नाटका है या फिर जो उडुपी वाला रीजन है, वहां का एक ट्रेडिशन स्पोर्ट है, एक खेल तरीके का है, जिसमें कुछ जो भैंसें होती है ना, उनका एक पेयर लेते हैं, मतलब भैंसों का एक जोड़ा वो लेते हैं, उनको जो मिट्टी के मैदान वगैरह होते हैं ना, वहां पर उनको रेस करवाई जाती है। आपने देखा होगा इमेजेस में भी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों ने अर्जी भी लगाई थी कि भाई ये तो एनिमल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि कुछ एनिमल्स की डेथ वगैरह हो गई थी। तो ये सिर्फ एक रेस नहीं होती है, इसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये एक परंपरा जैसा है, जो कि किसानों के लिए सेलिब्रेशन का एक जरिया होता है कि भाई मानसून के बाद बहुत ज्यादा हम मतलब इस तरीके से हमारी फसल होगी, तो उसको इसलिए ऑर्गेनाइज करा जाता है। इसमें जो जॉकी होता है ना, जो रनर होता है, वो क्या करता है, वो भैंसों को बांधता है साथ में एक तरीके से, और फिर उनके साथ में भागता है, और जो उनकी स्पीड होती है और जो उनका स्प्लैश हाइट होती है ना, उसी से फिर उनका विजेता यहाँ पर डिसाइड होता है। ठीक है। तो ये एक टेम्पल फेयर यानी कि मंदिर का मेला नहीं है, ये कोई क्लासिकल म्यूजिक नहीं है, ये बफेलो की रेसिंग है। ये जो सी वाला ऑप्शन है ये इसमें सही जाएगा। ठीक है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मतलब है क्या चीज जिसके बारे में वो पूछ रहे हैं, उस पर बन क्या रहा है यहाँ पर डिस्कशन। ठीक। तो ये चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। कल को अगर ये पूछा जाए कि भाई ये कहाँ से रिलेटेड है, किस रीजन से ये संबंधित है, तो वो हमने कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर बता दिया। तो कंबाला पर ना जो मतलब एनिमल क्रूअलिटी है उसकी डिबेट हमेशा होती रहती है, लेकिन जो कर्नाटक की सरकार है ना, उसने इसको एक कल्चरल हेरिटेज के रूप में एक लीगल प्रोटेक्शन दे रखा है कि भाई ज्यादा आप लोग मतलब बात मत बनाओ, अगर आपको ये देखना है तो देखो, लेकिन हमें ज्यादा ना पर लेक्चर मत दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कंप्लीशन अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। निम्नलिखित ऐतिहासिक संरचनाओं को उनके निर्माण के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, सबसे पहले से लेकर सबसे बाद में। अभी तीन दिए गए हैं: रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, जहांगीर महल ऑफ ओरछा, आगरा फोर्ट जो कि अकबर वाला है उससे रिलेटेड। अभी तक जितने भी एग्जाम की तैयारी करते थे उसमें हम ये तो पढ़ लेते थे कि भाई लाल किला किसने बनवाया, है कि नहीं, या फिर आगरा जो फोर्ट है वो किसने बनवाया, लेकिन वो कब बनवाया, उसकी खासियत क्या है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो आगरा किला जिसको अकबर के साथ इन्होंने एसोसिएट किया है, तो ऑब्वियसली ये अकबर ने बनवाया होगा। ये मुगल एम्पायर के जो सबसे शुरुआती स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना, उनमें से एक है। तो ये 1565 के आसपास इसको बनवाया गया। दूसरा इन्होंने दिया है आपको जहांगीर महल ऑफ ओरछा। ये 17th सेंचुरी, मतलब 1605 वाला समय इसको मान लो। लेकिन ये बनवाया किसने है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि कल कोई आपसे पूछ सकते हैं। तो यहां पर आपको राजा बीर सिंह देव का नाम याद रखना है। राजा बीर सिंह देव, इनका नाम याद रखिएगा। हमने कब बनवाया है वो भी देख लिया। तो इन्होंने ये जहांगीर को ऑनर करने के लिए इसको बनवाया था। और लाल किले के बारे में तो देखो, ऐसी मैं आशा करता हूं कि सभी को पता होगा। ये 1638 में शुरू हुआ था और लगभग 10 साल लग गए थे, तो 48 तक इसको बनवाया गया था। बनवाया कितना किसने था, उसमें तो कोई वो नहीं है ना, शाहजहां ने ही बनवाया था ना। तो यही हम यहाँ पर नाम लिख देंगे।
तो एक्चुअली में यहाँ पर कैपिटल शिफ्ट करी गई थी, राजधानी को उन्होंने शिफ्ट किया था आगरा से दिल्ली के समय, तब ये आपका लाल किला बनवाया गया था। तो इसीलिए जो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले आगरा का किला यानी कि सी आएगा, तो यहाँ पर भी सी है, सबसे पहले यहाँ पर भी सी है। फिर जहांगीर महल आएगा जो कि बी में है, तो यहाँ पर बी है, इसीलिए ये जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा इसमें करेक्ट जाएगा। ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये क्रोनोलॉजी हमें पता होना चाहिए, सेम ऑर्डर स्ट्रक्चर का भी आपका फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों से संबंधित सही सुमेलित युग्म की पहचान करें। डिटरमाइन द करेक्टली मैच्ड पेयर फॉर गुप्त एरा ऑब्लिगेशंस। सवाल की क्लैरिटी होनी है कि पहले पूछ क्या रहा है, आधे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कौन से उत्तरदायित्व और कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, मतलब ऑब्लिगेशंस की बात कर रहे हैं। गुप्त काल के अंदर जैसे टैक्सेशन है यानी कि कर प्रणाली है, और जो ऑब्लिगेशंस है उसका जो सिस्टम था वो काफी स्ट्रक्चर्ड था, इसके बारे में तो हमें पता होता है। दशा प्रधान करके एक हुआ करता था, 10 मतलब 10, अप्रधा मतलब ऑफेंसेस, दशाप्रध करके मतलब 10 अपराध करके बोलते थे उसको, दशाप्रध करके मैं बोल रहा हूं। तो 10 मतलब हो गया आपका 10, और अपराध मतलब क्या हो जाता है, ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये जो 10 टाइप के ऑफेंसेस है ना, इनको फाइनली कलेक्ट किया जाता था। तो यहां पर ऑप्शन में देखिए 10 अपराध या फिर 10 अपराध, ये क्या है, फाइन्स फॉर्म ऑफ 10 ऑफेंसेस, ये 10 अलग अलग अपराधों के प्रकार है, जो कि यहां पर इन्होंने सही मैच करके दिया हुआ है। ऑप्शन में इन्होंने भोग दिया है, जिसको ये बोल रहे हैं निशुल्क श्रम कर, ये गलत है भाई। जो भोग था वो फ्री लेबर नहीं थी, भोग एक्चुअली में जो राजा को दिया गया प्रोड्यूस है, यानी कि किंग को दिया गया प्रोड्यूस, उसको भोग कहा जाता था। ऐसे ही यहां पर आपको अदेय दिया गया, अदेय के बारे में बताएगा। अदेय का मतलब होता है जो टैक्स देने से एग्जेम्प्टेड हो, मतलब नॉन पेबल, उसको अदेय कहा जाता था। तो ये रजिस्ट्री रखने का कर्तव्य नहीं है, ये एक तरीके से मैं यहां पर लिख देता हूं, नॉन पेबल, जो टैक्स वगैरह नहीं देंगे उनको अदेय बोला जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर धान्य का नाम दिया गया है, क्या ये फोर्स लेबर है, ये फोर्स लेबर नहीं है। धान्य का मतलब है ग्रेन टैक्स, लेबर नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रेन टैक्स, ग्रेन्स पर लगने वाला जो टैक्स है। तो ये कुछ इस प्रकार के ऑब्लिगेशंस यार हमें पता होने चाहिए। इन्होंने गलत पूछा था, सही सही पूछा था, हमने वो सही वाला बता दिया। तो गुप्त काल के अंदर जो मेजर टैक्सेस है ना, उसमें आपको भोग मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, एक आपने सुना होगा भाग, भाग होता था ये लैंड रेवेन्यू, यानी कि जो कि 1/6 हुआ करता था प्रोड्यूस का, इस पर बात हो चुकी है। भोग एक इंपॉर्टेंट है, ये सप्लाई हुआ करती थी जो कि राजा के पास जाती थी। ऐसे ही एक और अगर आप याद रख पाए, उद्रंग, उद्रंग, देखो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी वाले अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वो देख लेना, ठीक है। उद्रंग क्या होता था, इसको याद रखिएगा, ये था एडिशनल टैक्स, जो एक्स्ट्रा टैक्स ऊपर से जाता था ना, उसको उद्रंग कहा जाता था। तो ये याद रखेंगे हम। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है, द कॉम्पोजिशन गुरुबिन कैसे गुन गाए इज सेट टू द रिदमिक साइक्लिक नोन एज व्हाट। रचना गुरुबिन कैसे गुण गाए को किस नामक लयबद्ध चक्र पर सेट किया गया है। छत, पाल, कहरवा, तीन ताल या रूपक। क्या कह रहे हो कि सर हमें यही नहीं पता है कि ये रिदमिक साइकिल कौन कौन सी होती हैं। तो होता है क्या है ना, ये कॉम्पोजिशन जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है ना, उसकी एक फेमस बंदिश है, बंदिश तो नाम सुना होगा आपने, उसकी एक ये प्रसिद्ध बंदिश है जो कि तीन ताल, जो कि यहां पर आपको इन्होंने ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया है, इसमें गाई जाती है। अब आप पूछेंगे कि जो ये तीन ताल है इसकी कुछ हमें खास बातें बताइए, तो देखो टोटल 16 मंत्र होता है, ठीक है, ये लिख देता हूं मैं यहां पर। कल को अगर ये पूछ लें कि तीन ताल के अंदर कितने मंत्र होते हैं, और इनका चार 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 इस प्रकार से डिवीजन होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ताल है ये हमारे इस क्लासिकल म्यूजिक के अंदर, ठीक है। अब इसका एक ठेका होता है कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन तिन ता,
या ताधन इस तरीके से इसके चार चार के रिदमिक सेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करी है। झप ताल एक इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन के अंदर दिया है, यहाँ पर ना 10 बीट्स नजर आती हैं आपको। ये भी मतलब एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं। इसमें जो बीट्स का पैटर्न रहता है वो रहता है 2 3 प्लस 2 3। इसमें क्या था, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। ऐसे ही ये जो कह रहा है इसके बारे में भी याद रखिएगा, इसके अंदर आपको 8 बीट नजर आएंगी। इसमें मोस्टली लाइट म्यूजिक होता है, जैसे कि भजन वगैरह जो गाए जाते हैं वो कहरवा में गाए जाता है। और यहाँ पर इन्होंने रूपक भी दिया है, इसमें आपको 7 बीट्स नजर आएंगी। ये मतलब डिफरेंट रिदम पैटर्न है एकदम। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि भाई क्लासिकल और प्लस जो कॉमन ताल है, अगर ये आपको दिखे तो मोस्टली आपका वहां पर 3 ताल ही मिलेगा आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स फिर से। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रूल्स अ स्टैंडर्ड टेबल टेनिस बॉल हैज अ डायमीटर ऑफ। आधिकारिक नियमों के अनुसार एक मानक टेबल टेनिस गेंद का व्यास बताना है भाई। टेबल टेनिस से संबंधित बहुत पढ़ा होगा, ताकि एग्जाम में कुछ सवाल आ जाए तो कोई हमें दिक्कत ना हो। जो आईटीटीएफ है ना, व्हाट इज दिस आईटीटीएफ? ये है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इनके रूल्स के अकॉर्डिंग हमें ये स्टैंडर्ड डायमीटर याद रखना है, तो ये 40 होता है यार। ठीक है। अब ये हो सकता है कल को आपसे वेट पूछ ले कि स्टैंडर्ड वेट कितना रखना होता है, तो ये 2.7 ग्राम की होती है। ठीक है। तो 2000 से पहले ना बॉल का साइज 38 हुआ करता था, लेकिन बाद में विजिबिलिटी और रैली ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए इसको 40 कर दिया गया था। तो ये याद रखेंगे, वेट भी साथ में याद रखें। ठीक है। टेबल टेनिस की बात कर रहा हूं। विच राष्ट्रकूट किंग डिफीटेड प्रातंक वन ऑफ द चोल डायनास्टी? किस राष्ट्रकूट राजा ने चोल वंश के परातंक प्रथम को हराया था? मैं सही बोल रहा हूं, आप में से आधे से ज्यादा लोगों को ये परांतक का नाम ही नहीं पता होगा, नहीं सुना होगा उन्होंने कि मतलब इस तरीके का भी कुछ कहीं रेफरेंस है। तो यहाँ पर किसने हराया था चोल डायनेस्टी के इस राजा को, ये इन्होंने पूछा है। तो हम ना जब दक्षिण भारत की कुछ प्राचीन डायनेस्टीज का डिस्कशन करते हैं तो राष्ट्रकूट राजाओं में कृष्ण 3 का डिस्कशन पढ़ाया जाता है। अब इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स इन्होंने लड़े थे, तो एक बैटल का आपने नाम सुना होगा जो कि 949 एडी के अंदर लगभग लड़ा गया था, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ टाकोलम। मैं यहां पर लिख देता हूं, टाकोलम, बैटल ऑफ टाकोलम। अब इस बैटल में क्या हुआ था, इस बैटल के अंदर चोलों को हार का सामना करना पड़ा था, और इसी युद्ध के बाद राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत में अपनी पावर को स्ट्रांग किया था। और ये कृष्णा 3 ही हैं जिन्होंने तमिल रीजन तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का काम किया था। तो यहां पर ये हमारा कृष्णा 3 वाला ऑप्शन जाएगा। कृष्णा 1 हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। ये शुरुआती रूलर थे। एलोरा कैलाश टेम्पल के लिए फेमस है। एलोरा के कैलाश टेम्पल के लिए हम कृष्णा 1 का नाम सुनते हैं। दंती दुर्ग भी काफी फेमस है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का फाउंडर के फाउंडर के रूप में आप इनको दे सकते हैं। और गोविंद 3 ये पावरफुल रूलर थे, बट ये जो प्रांतक है ना, इनको डिफीट इन्होंने नहीं किया था। तो ये बैटल आप जरूर याद रखिएगा जिस पर मैंने आपसे बात करी है, टाकोलम बैटल। कृष्णा 3 वर्सेस ये चोलाज हैं, तो याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे वो पूछ सकते हैं आगे भी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, जिसमें एक तरफ गवर्नर जनरल है और दूसरी तरफ उन्होंने कौन सी पॉलिसी को फॉलो किया, करेक्टली मैच्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गवर्नर जनरल और उनकी नीति के पालन को सही से सुमेलित करके दिए गए हैं? तो एक एक करके इसमें देखते हैं भाई क्या क्या कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें हैं। पहला है लॉर्ड हास्टिंग। लॉर्ड हास्टिंग को इन्होंने लिंक किया है एंटी एक्सेप्शनिस्ट पॉलिसी, विस्तारवाद विरोधी नीति। क्या ये सही है? ये गलत करना पड़ेगा। जो हास्टिंग है ना, ये एक्सपेंशनिस्ट था। जैसे कि गुरखा और मराठा वॉर्स इसके समय में लड़े गए, यही चाहता था ना कि ज्यादा से ज्यादा एरिया को हम अपने कंट्रोल के अंदर लेकर आए।
दूसरा इन्होंने दिया है मार्क्विस ऑफ हास्टिंग, क्या इसके द्वारा फिस्कल कंजर्वेटिज्म को फॉलो किया गया? ये भी गलत करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि ये जो मार्क्विस ऑफ हास्टिंग है ना, इसका फोकस मिलिट्री एक्सपेंशन पर था। ठीक, और तीसरे पर दिया गया है आपको लॉर्ड वेलेस्ली, इसमें ये बोल रहे हैं कि परस्यूड इम्पेरलिस्ट कॉन्केस्ट, यानी कि साम्राज्यवादी विजय अभियान चलाए। क्या मैं इसको सही नहीं कर दूंगा यार? आपको पता है कि ये जो लॉर्ड वेलेस्ली है, जो कि 1798 से शुरू करता है और 1805 तक आपको देखने मिलेगा, ब्रिटिश इंडिया का एक अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट गवर्नर जनरल माना जाता है। अब इसके द्वारा आपको कौन कौन सी चीजें नजर आएंगी? आपने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को शुरू करने के लिए इसी का नाम सुना होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, सब्सिडरी अलायंस का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो इसी भाई साहब ने तो शुरू किया था। जो भारतीय राज्य थे उनको इनडायरेक्टली कंट्रोल करने का काम ही करता है। जो ब्रिटिश टेरिटरी थी उसको अग्रेसिवली एक्सपेंशन करने का ये काम करता है। तो इसीलिए अगर इम्पेरियलिस्ट कॉन्क्वेस्ट बोला जाएगा तो इसमें हम लॉर्ड वेलेस्ली को बिल्कुल करेक्ट मानेंगे। लास्ट में इन्होंने हेनरी डंडस का नाम दिया गया है। अपोज्ड चार्टर रिन्यूएबल, गलत है। कंपनी को सपोर्ट किया था इन्होंने, अपोज नहीं किया था, तो ये वाला भी यहां पर गलत हो गया। तो प्लीज याद रखिएगा, वेलेस्ली अगर कभी भी दिखता है तो सब्सिडरी अलायंस की बात हो, एक्सपेंशन की बात हो, डायरेक्ट लिंक आपका बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ इज द लेन विड्थ फॉर एथलीट्स इन रेस अप टू 400 मीटर्स डिटरमाइंड ऑन अ सिंथेटिक ट्रैक? सिंथेटिक ट्रैक पर 400 मीटर तक की दौड़ में एथलीटों के लिए लेन की चौड़ाई कैसे निर्धारित करी जाती है? अब ये तो हमें पता है कि भाई हाँ, वो इस तरीके की एक अलग अलग लेन के अंदर भागते हैं, लेकिन वो जो डिटरमाइन कर रहे हैं उसकी विड्थ को, उसको लेकर ये पूछ रहे हैं कि कैसे निर्धारित करी जाती है। तो पहली चीज, होती कितनी है? तो इंटरनेशनल एथलीट्स के रूल्स होते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स के अकॉर्डिंग निर्धारित किए जाते हैं। तो ये जो लेन है ना, इसकी विड्थ याद रखेंगे, जो कि आपको ऑप्शन में भी जो भी सही होगा उसमें दी होगी 1.22 मीटर। ये स्टैंडर्ड है। और मार्किंग जो लाइंस होती हैं वो भी अगर कल कोई पूछ लें कि जो मार्क करने वाली लाइंस है उनकी कितनी होती है विड्थ, तो वो 5 सेंटीमीटर विड्थ की मार्किंग लाइंस होती हैं। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करता है उन रनर्स को दौड़ने के लिए, कि जो सब एथलीट्स हैं उनको बराबर स्पेस मिले, एकदम फेयर कंपटीशन हो। तो ये हमें याद रखना है। ईच लेन 2 मीटर वाइड, 2 मीटर नहीं थी, गलत कर दिया। ईच लेन 1.2 टू 1.25 मीटर वाइड, ये भी हमें ये सही है ना, बी वाला सही है। इन्होंने इसमें से वो 5 सेंटीमीटर वाला इन्होंने एडजस्ट किया है, तो ये बी वाला सही चला गया आपका। ठीक है, तो मतलब क्लियर है ना कि कैसे कैसे है। लेकिन एक और चीज आप याद रखिएगा कि 800 मीटर के बाद लेन्स ब्रेक हो जाती हैं, स्टैंडर्ड स्टार्ट के बाद फिर वो मर्ज करती हैं। देखा होगा आपने, जितना भी अगर आपने कभी देखा है इवेंट। एग्जामिन दी स्टेटमेंट्स बिलो एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, नीचे दिए गए कथनों की जांच करें और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। यहाँ पर असर्शन और रीजन दिए गए हैं। एक तरफ आपको अभिकथन यानी कि दावा करा जा रहा है, और रीजन यानी कि उसका कारण वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। असर्शन पढ़ते हैं, भारत की डोर्नियर विमान सहायता और ओसीसी की भूमिका श्रीलंका के साथ उसकी विकास साझेदारी में रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में क्या बदलाव दर्शाती है? क्या कह रहे हो कि सर जी क्या कह दिया? इंडियाज डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एड एंड ओसीसी रोल शो अ शिफ्ट इन इट्स डेवलपमेंट पार्टनरशिप विद श्रीलंका टुवर्ड्स डिफेंस फोकस। क्या ये सही है? मैं इसको सही करार दूंगा। कारण क्या है? इंडिया ने श्रीलंका को ये जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है ये दिया, जो मैरिटाइम सर्वेलाइंस है, यानी कि जो समुद्री रास्तों में सर्वेलेंस करने के काम होता है उसमें सपोर्ट दिया। तो ये क्लियरली एक डिफेंस कॉरपोरेशन का साइन है ना, कि भाई जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप होती हैं वो डिफेंस फोकस की तरफ शिफ्ट दिख रही है। तो ये वाली बात तो इन्होंने इसमें सही करी है। अब इसका कारण, राष्ट्रपति दिशा नायका ने भारत की समुद्री सुरक्षा सहायता को अस्वीकार कर दिया और केवल सांस्कृतिक और वित्तीय सहयोग का अनुरोध किया। ये वाली बात तो गलत है।
श्रीलंका ने इंडिया की मैरिटाइम सिक्योरिटी असिस्टेंट को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि एक्टिवली उसका कोऑपरेशन चल रहा है। तो इसीलिए रीजन इसमें गलत है। तो इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस है ना, उसमें मैरिटाइम सिक्योरिटी, जो भारतीय महासागर है, इंडियन ओशन है, उस रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो काउंटर करना है हमें। तो इसीलिए ये जो कोऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाता है। तो इसमें ए ट्रू है, बट रीजन फॉल्स है। ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही जाएगा। नेक्स्ट है जी, हाफ द नाइट इज गॉन इज रिटन बाय साहित्य अकेडमी विनर। हाफ द नाइट गॉन किस साहित्य अकेडमी विजेता द्वारा लिखी गई है? अगर आप में से किसी ने भी मेरी स्टैटिक जीके की बुक्स एंड ऑथर्स वाली सीरीज को देखा होगा तो आप लोग इसको आंसर को सही कर दोगे, अगर नहीं देखा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हाफ द नाइट्स इज गॉन एक आधुनिक इंग्लिश नॉवल है जो अमिताभ बागची, जिन्होंने डी ऑप्शन में दिए, इनके द्वारा लिखा गया है। और इसी नॉवल के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश के लिए 2019 में मिला था। ये डेट भी याद रखिएगा, मतलब साल भी याद रखिएगा। बाकी इस बुक का थीम भी पता होना चाहिए। आजकल ये बुक के थीम बेस्ड भी हमसे चीजें पूछ लेते हैं, जैसे कि इसके अंदर ये क्या करते हैं ना, दुख, बाप और बेटे का जो रिलेशनशिप है और भारत की जो सोसाइटी है उसका एक डीप रिफ्लेक्शन इन्होंने अपनी इस नॉवल के अंदर दिखाया है। तो काफी फिलोसफिकल यानी कि दार्शनिक पर आधारित है ये, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट इसको इसीलिए बना देता है। बाकी देखो यहाँ पर आपको अमिताभ घोष का भी नाम दिया गया है, वैसे सवाल का आंसर ये नहीं है, कई सारे लेकिन इनके द्वारा इंपॉर्टेंट वर्क लिखे गए हैं। एक इंपॉर्टेंट वर्क, मतलब दो तीन इनके इंपॉर्टेंट वर्क है, तो मैं यहाँ पर एक यानी कि अमिताभ घोष से रिलेटेड दो फेमस वर्क लिख देता हूं। एक तो आप याद रखिएगा, सी ऑफ पॉपीज, सी ऑफ पॉपीज एक ये याद रखिएगा, दूसरा है द शैडो लाइन्स। ये दो इंपॉर्टेंट वर्क आप अमिताभ घोष के याद रखिएगा। दूसरे में इन्होंने अमित चौधरी जी का नाम दिया है, इनके भी काफी सारे इंपॉर्टेंट रचनाएं जैसे कि फ्रीडम सॉन्ग, फ्रीडम सॉन्ग एक इनका इंपॉर्टेंट रचना है, और एक आधा और है, स्ट्रेन्ड एंड सबलाइम एड्रेस करके एक और है, और अनुराधा रॉय के बारे में यार आपको पता ही है, स्लीपिंग ऑन जुपिटर करके इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, स्लीपिंग ऑन जुपिटर। तो ये जितनी भी मैंने लिखी है ना, इनको याद रख लेना, इनको मतलब नोट्स बना लेना अगर बना सको तो, ठीक है। तो रिलेटिवली रिसेंट अवार्ड था ये, अमिताभ बागची के द्वारा लिखा गया हाफ द नाइट इज गॉन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जमशेदपुर में आयोजित 2024 राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुष और महिला रिकवर खिताब किसने जीता? अब यार ये करंट अफेयर बेस्ड है। हु वॉन दी मेंस एंड वुमेन्स रिकर्व टाइटल एट दी 2024 नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड इन जमशेदपुर? तो करंट अफेयर बेस्ड सवाल पर डिस्कशन अभी यहाँ पर करने से कोई फायदा नहीं है, बट याद रखिएगा ये जो धीरज भोम्मा देवरा और अंकिता भक्त हैं, नहीं नहीं अंकिता भक्त नहीं, दीपिका कुमारी, तो ये सी वाला जाएगा। धीरज भोम्मा देवरा और दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी इंडिया की टॉप आर्चर में जानी जाती हैं, मतलब मल्टी वर्ल्ड कप मेडल्स इनके पास हैं, झारखंड रांची से ये आती हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। बाकी ये जो धीरज का नाम है, ये यंग एक इमर्जिंग भारतीय आर्चर है, नेशनल लेवल पर काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। तो याद रखिएगा, मतलब ये करंट अफेयर बेस्ड है, बट इन दोनों के नाम आप संबंधित इनका जो स्पोर्ट है, होता है ना कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जो पर्सनालिटीज के नाम वगैरह पूछते हैं, तो उस बेस पर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द 73rd इंटर सर्विसेज वाटर पोलो चैंपियनशिप 2024-25 इज और आर करेक्ट? 73वीं अंतर सेवा वाटर पोलो चैंपियनशिप 24-25 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगेन एक करंट अफेयर बेस्ड ही आपका सवाल इन्होंने पूछा है। पूर्वी नौसेना कमान द्वारा डॉल्फिन हिल पूल विशाखापट्टनम में क्या ये आयोजित किया गया था? ये करेक्ट है। हमें इवेंट का पता होना चाहिए कि किसने होस्ट किया है, उसका जो वेन्यू है वो क्या है। अब इसको याद रखने से फायदा नहीं है, बट आगे के एग्जाम्स में अगर कोई भी इस तरीके की चैंपियनशिप वगैरह हो रही है तो उसका इवेंट करा कौन रहा है, उसको होस्ट कौन कर रहा है, उसका वेन्यू क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। नेवी डिफीटेड आर्मी टू विन द टाइटल, क्या ये वाली बात बिल्कुल ठीक है? ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। तो नेवी ने आर्मी को इसमें हराकर इस टाइटल को अपने नाम किया है।
इसमें दोनों करेक्ट थे, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, इस सी वाला ऑप्शन चला जाएगा। इस पर डिस्कशन जैसा वैसे कुछ है नहीं, बट ये मैं जरूर कहूंगा कि आगे के लिए जैसे कि इंटर सर्विसेज जो कंपटीशन होता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, उनके बीच में वो कंपटीशन होते हैं, हाई लेवल डिसिप्लिन और ट्रेनिंग को यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है, कौन जीत रहा है, उस तरीके की बातें हमें जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरें। टैक्सेस और इंटरस्टेट ट्रेड आर रेस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल कौन सा, अनलेस पार्लियामेंट अदरवाइज प्रोवाइड्स। अंतरराज्यीय व्यापार पर कर अनुच्छेद कौन से द्वारा प्रतिबंधित है, जब तक कि संसद अन्यथा प्रावधान ना करे। ऐसे आर्टिकल बेस्ड ये सवाल पूछते हैं, ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो सवाल का आंसर है उस आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन के अंदर आपको नजर आएगा कि जो राज्य है ना, उनको ये आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट करता है कि वो इंटर स्टेट होने वाली जो ट्रेड है, यानी कि राज्यों के बीच का जो व्यापार है ना, उस पर टैक्स ना लगाएं। अब आप मतलब सोच रहे होगे, मतलब ये है कि एक राज्य दूसरे राज्य के ट्रेड पर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा सकता। और ये इंश्योर करता है कि जो एक तरीके से हम फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड है ना, वो बना रहे। तो ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल 286 है, इसको आप रट लीजिएगा, ये चर्चा में भी रहता है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो एक्सेप्शंस इसके अंदर डिफाइन कर सकता है। ठीक है, अब बाकी के भी ऑप्शन दिए गए। 269 क्या है ये इंटर स्टेट ट्रेड के टैक्सेस को केंद्र कलेक्ट करेगा और जो स्टेट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। ये बताता है आपका ये 269। ये क्लियर है ना कि भाई इंटर स्टेट ट्रेड के टैक्सेस को कौन कलेक्ट करेगा, सेंटर कलेक्ट करेगा, और स्टेट्स यानी कि राज्यों को फिर वो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 276 इसमें क्या है, ये प्रोफेशन टैक्स से रिलेटेड है, प्रोफेशन टैक्स से संबंधित है। तो कल को इस पर बेस्ड ये 2 F लगा दिए, एक ही F होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 294 भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी और एसेट्स लिख देता हूं, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ट्रांसफर से इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद से ये आपका संबंध है। ठीक है, तो 286 एक तरीके से हमसे क्या कहता है कि भाई कोई भी टैक्स बैरियर नहीं है राज्यों के बीच में, ये हमें याद रखना है। एंजाइमों के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। रीड द बिलो स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको 3 स्टेटमेंट दिए, एक एक करके स्टेटमेंट वाइज ही हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि भाई साहब बात क्या हो रही है। ठीक है, पहला है एंजाइम अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाते हैं, यानी कि एंजाइम्स इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। मैं इसको देखते ही गलत क्यों कर दिया, क्योंकि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, उसको डिक्रीज करते हैं। और इसी वजह से जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो फास्ट हो जाती हैं। तो ये वाला इन्होंने गलत दिया है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, वो डिक्रीज कर रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट्स ड्यू टू एक्टिव साइट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एंजाइम सक्रिय स्थल विन्यास के कारण सबस्ट्रेट के लिए विशिष्ट होते हैं। मतलब क्या ये सही है? ये सही है। एंजाइम्स आपको हाईली स्पेसिफिक नजर आते हैं, मतलब एक तरीके से लॉक एंड की मॉडल, इस पर ये काम करता है, या फिर एक तरीके से इंड्यूस्ड फिट मॉडल उसको फॉलो करता है। तो ये वाला ठीक था। तीसरा है एंजाइम की सक्रियता पीएच और तापमान से प्रभावित होती है, यानी कि एंजाइम एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय पीएच एंड टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, एंजाइम एक्टिविटी पीएच और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये बात आपको आगे के लिए याद रखनी है, क्योंकि जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस है, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाते हैं। तो इसीलिए यहां पर पहला और दूसरा करेक्ट होने की वजह से, दूसरा और तीसरा करेक्ट होने की वजह से ये बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी एंजाइम्स का ऑप्टिमल टेम्परेचर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कमेंट करके बताओगे क्या, मानव बॉडी का जो एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है?
वो याद रखिएगा आज के बाद 37 डिग्री सेल्सियस, ये पक्का आपको किसी ना किसी एग्जाम में चिपका हुआ मिलेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट? भारत में वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सारे पढ़ने पड़ेंगे गुरु, एक एक करके, इसमें ये तो है ही नहीं कि हमें पता हो, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। गड़बड़ कर दी इन्होंने ये बाइंडिंग वाली बात कह के। कंपलसरी नहीं होता है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स मानेंगे ही मानेंगे। दूसरा है, इट्स मेंबर्स एंजॉय अ फिक्स्ड टेन्योर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव रिमूवल, यानी कि इसके सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल मिलता है जो कार्यकारी निष्कासन से सुरक्षित होता है। जी नहीं, मेंबर्स का जो कार्यकाल है ना वो फिक्स होता है, लेकिन जो फुल जुडिशियली प्रोटेक्शन जैसी बात यहां पर कर रहे हैं ना वो नहीं होता। ये वाली बात यहां पर इन्होंने गलत कर दी। अब तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि इट्स रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी इन नेचर एंड नॉट लीगली बाइंडिंग। बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसकी सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं। फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा हूं तो आर्टिकल आपके दिमाग में आएगा कौन सा? 280। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसाइड ये करता है। इंपॉर्टेंट बातें ये है कि इनकी रिकमेंडेशंस बाध्य नहीं होती हैं और गवर्नमेंट चाहे तो एक्सेप्ट करे या उसको मॉडिफाई करे। तो इसका जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा? एडवाइजरी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार ऊर्जा संक्रमण में दीर्घकालिक निवेश और को आकर्षित करने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? अकॉर्डिंग टू दी 2025 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, which factor is crucial for attracting long term investment in energy transition? अब आपको एक एक करके इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, अडेप्टिव एंड स्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क, रैपिड फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, डीरेगुलेटेड इंडस्ट्रियल जोन्स। चारों स्टेटमेंट को एक एक करके हमें अच्छे से पकड़ना होगा। पहला इन्होंने कह दिया है हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स। क्या ये वो फैक्टर है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए जिम्मेदार है? जी नहीं, ये कंज्यूमर्स को बर्डन करता है, उनके ऊपर बोझ करता है। इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना अट्रैक्ट करेगा ये। दूसरा है अनुकूल और स्थिर नीति ढांचे, ये कही ना इन्होंने बात। यार आप लोग मुझे बताओ कि जो एनर्जी ट्रांजिशन है, मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स है उससे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पॉलिसी स्टेबिलिटी चाहिए होती है कि भाई एक ऐसी पॉलिसी हो जो कि स्टेबल हो। अगर पॉलिसी बार बार चेंज होती रहे या फिर वो क्लियर ना हो तो इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से डरेंगे ना। तो इसीलिए क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए और प्रोडक्ट पॉलिसीज होनी चाहिए, सरकार का सपोर्ट होना चाहिए, उनका जो रेगुलेशन है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये सभी चीजें आपको फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। तो ये अडेप्टेड एंड स्टेबल फ्रेम पॉलिसी फ्रेमवर्क वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही इन्होंने यहां पर कराया। ठीक है। तो इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो कब तक रख रहे हैं बताओ? नेट जीरो बाई कौन सा ईयर रखा है? 2070, ये याद रखिएगा। इसीलिए स्टेबल पॉलिसी बहुत ज्यादा क्रूशल है। बोतलों और लैंप को संतुलित करते हुए महिलाओं द्वारा किए जाने वाला होजागिरी नृत्य किस जनजाति और राज्य से संबंधित है? होजागिरी नृत्य डांस परफॉर्म्ड बाय वुमेन बैलेंसिंग बोटल्स एंड लैम्प्स इज एसोसिएटेड विद विच ट्राइब एंड स्टेट? तीन नाम दिए गए हैं और डांस का नाम है आपका होजागिरी। पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, हमारी क्लास देख लेना, वहां पर हमने पढ़ा रखा है। तो ये ब्रू ब्रू ट्राइब के द्वारा एक्चुअली में इसको परफॉर्म करा जाता है। आप बोलोगे कि यहाँ पर तो हमें ब्रू दिख ही नहीं रही, तो ये ब्रू को रियांग भी कहते हैं। तो ये रियांग त्रिपुरा वाला जो मैच इन्होंने दिया है ना वो आपका यहाँ पर सही जाएगा। इस डांस की खास बातों में ये आपको पता चलता है कि भाई महिलाएं इसको परफॉर्म कर रही हैं, सर के ऊपर बोतल या फिर दिया वगैरह रख के उसको बैलेंस करती हैं, और जो उनका लोअर वाला बॉडी का मूवमेंट है ना वो ज्यादा होता है। अपर बॉडी ऑलमोस्ट मतलब एकदम उनकी ना स्टेबल जैसी रहती है। तो बैलेंस और स्किल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल इसको माना जाता है। बोडो डांस तो देखो भी अलग होता है।
ठीक है। अंगामी को इन्होंने नागालैंड से, ये नागा डांसर्स डिफरेंट स्टाइल के होते हैं यहाँ पर। फिर इन्होंने मिशिंग भी दिया है। ये ट्राइब असम अरुणाचल रीजन में है, बट ये होजागिरी से संबंधित नहीं है। तो होजागिरी, बैलेंस और बॉटल, त्रिपुरा, रियांग करके आप याद रखिएगा। 2024 में अधिकांश देशों को कोर मुद्रास्फीति में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? What is the main reason for the decline in core inflation across most countries in 2024? आधे लोग तो इकोनॉमी से डरते हैं, इकोनॉमिक्स से। उनको लगता है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी क्लास वो नहीं देखते हैं। तो पहला तो यहाँ पर आपको यही पता होना चाहिए कि भाई ये जो टर्म है कोर इन्फ्लेशन, मतलब क्या है? अरे मतलब इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग उसमें से आप क्या क्या निकाल रहे हो, फूड और फ्यूल निकाल दे रहे हो, उसको आप कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो 2024 में ग्लोबल लेवल पर जो कमोडिटी प्राइसेस है ना, जैसे कि ऑयल हो गया या फिर मेटल्स हो गया, वो गिरे। 2024 की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई, प्राइसेस स्टेबल हो गए उससे। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ा, वो इन्होंने यहाँ पर हमसे पूछा है। तो एक एक करके देखते हैं इन्होंने कौन कौन से ऑप्शन दिए। फॉल इन सर्विस सेक्टर प्रोडक्टिविटी, सेवा क्षेत्र की उत्पादकता में गिरावट देखी गई। क्या ये सही है? ये गलत है। अरे इसका डायरेक्ट रिलेशन इन्फ्लेशन ड्रॉप से नहीं है, सर्विस प्रोडक्टिविटी फॉल का। दूसरा है डिक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, ये ग्रोथ को अफेक्ट करता है, इन्फ्लेशन का मेन रीजन नहीं है ये। और इसमें सी में दिया गया है ड्रॉप इन इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, ये वाली बात मैं आपको बता ही चुका हूं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यही तो होता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया, कोर इन्फ्लेशन से डिक्रीज हुई। तो यही आपका आंसर बनेगा यहां पर। ठीक। तो ऑयल प्राइसेस का इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है किसके ऊपर? इन्फ्लेशन पर, ट्रांसपोर्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट पर। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय मिक्स्ड इकोनॉमी, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? ये सबसे हल्का सवाल आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का सिंपल मतलब समझाता हूं। इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है प्लस प्राइवेट कंपनीज यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, दोनों का रोल हो। और इंडिया इसका क्या है? बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि रेलवे, डिफेंस, ये क्या है? ये सारे के सारे आपके पब्लिक सेक्टर है। आईटी कंपनीज, स्टार्टअप से आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है। तो इस सिस्टम से फायदा क्या होता है? जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर इंश्योर करती है, प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी और इनोवेशन लेकर आता है। तो ये बैलेंस क्रिएट होता है किसी भी देश के डेवलपमेंट में। ठीक है। तो बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स वाला ये जो ऑप्शन है वो हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हाल ही में शुरू किए गए भारत के ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यार ये बहुत ही आसान सवाल है। व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम रिसेंटली ऑपरेशनलाइज्ड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986? अब ये चाहते तो इस सवाल को घुमाकर पूछ लेते कैसे करके कि हाल ही में इंडिया के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को ऑपरेशनलाइज किया गया कौन से प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर? तो इसमें हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आएगा। इस सवाल के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो लोग हैं, जो कंपनीज हैं, उनको पर्यावरण फ्रेंडली एक्शंस के लिए मदद करते हैं, उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे कि ट्री आप लगाते हैं, आप वाटर कंजर्वेशन पर कोई काम करते हैं, आप वेस्ट मैनेजमेंट पर कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इन एक्शंस को अगर कोई इंडिविजुअल या कंपनी लेती है तो उनके बदले उनको ग्रीन क्रेडिट मिलता है, जो फ्यूचर में आप यूज कर सकते हैं या फिर आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य यही था कि भी लोगों को स्वेच्छा से पर्यावरण प्रोटेक्ट करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। तो जनरेट ग्रीन बॉन्ड्स फॉर रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज, क्या ये ऑब्जेक्टिव था? नहीं था। रिवॉर्ड वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शंस बाय इंडिविजुअल और एंटिटीज, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को पुरस्कृत करना, उनको मोटिवेट करना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कार्बन क्रेडिट, ये वैसे जैसा है, बट ब्रॉडर इसका जो ऑब्जेक्ट है वो एनवायरमेंट एक्शन को कवर करता है। ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला कहता है अनुच्छेद 131 संघीय विवादों में उच्च न्यायालयों के अनन्य प्रारंभिक अधिकारिकता को प्रदान करता है। आर्टिकल 131 प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू हाई कोर्ट्स इन फेडरल डिस्प्यूट्स। क्या ये सही है? ये मैंने गलत करना पड़ेगा गुरु यहां पर। आर्टिकल 131 हाई कोर्ट को नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन देता है, ना कि हाई कोर्ट को।
जो कि फेडरल डिस्प्यूट्स के लिए होता है, केंद्र या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट्स उस केस में। तो इन्होंने हाई कोर्ट का यहाँ पर नाम लगाकर गड़बड़ कर दी थी, वो हमने करेक्ट कर लिया। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 131 के अंतर्गत राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कर सकता है, ये मैंने बात आपको बताई थी। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली राज्यों के बीच डिस्प्यूट्स डिसाइड कर सकता है, और ये आपका आर्टिकल 131 का मेन फंक्शन है। तो अगर 131 कल को आपसे पूछा जाए तो वहां पर केंद्र और राज्यों के डिस्प्यूट्स के सामने आपका सुप्रीम कोर्ट खड़ा खड़ा हुआ नजर आएगा, बस वो वाली बात कहता है। तो इसमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सुधार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में प्रवेश करने में सक्षम बनाया, यानी कि विच रिफॉर्म इनेबल्ड एमएनसीज टू एंटर इंडिया? सभी लोग बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। आपको सभी को रटाए गए हैं ना ये 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उन्हीं के बाद इंडिया ने जो अपनी इकोनॉमी है उसको ओपन किया दूसरे देशों के लिए, जिसमें 3 मेजर पिलर्स आपको नजर आएंगे। कौन कौन से? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिनको हम एलपीजी रिफॉर्म्स भी कह देते हैं। तो जो फॉरेन कंपनीज है, एमएनसीज हैं, उनको इंडिया में आने और इंडिया में आकर इन्वेस्ट करने की एक तरीके से परमिशन देता है। और इसी के बाद जैसे कोका कोला है, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, ये सारे के सारे एमएनसी इंडिया में आए, कंपटीशन बढ़ी, टेक्नोलॉजी और जॉब्स की ग्रोथ हमारे देश के अंदर देखने के लिए मिली। तो ग्लोबलाइजेशन वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो कभी भी एमएनसी की एंट्री का कोई जिक्र हो तो ग्लोबलाइजेशन और 1991 के ये एलपीजी रिफॉर्म्स आपके दिमाग में आने चाहिए। असर्शन रीजन बेस्ड सवाल है। दावा करे जा रहे अभिकथन है द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी हैज बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में विनिवेश नीति की व्यापक रूप से आलोचना की गई है। क्या ये बात सही है? ये वाली बात बिल्कुल सही है। इंडिया में ये जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है ना, यानी कि पीएसयूज को बेचना या फिर उसमें शेयर को कम करना, इसका काफी क्रिटिसिज्म हुआ है। कारण इसका यही है क्योंकि लोगों की जॉब जाने का फिर डर लगा रहता है। जो पब्लिक एसेट्स हैं वो प्राइवेट हाथों में जाने का लोगों को डर रहता है। तो ये वाला तो क्रिटिसिज्म आप देखते ही हैं, ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। इसका कारण ये बता रहे हैं कि इट रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड मार्केट मोनोपोली बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बाजार पर एकाधिकार बढ़ गया। ये क्या बात कर रहे हैं यार? ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है ये तो उल्टा ही बोल रहा है ना। रियलिटी तो ये है कि डिसइन्वेस्टमेंट से प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता है, ना कि पब्लिक सेक्टर का। तो मोनोपोली तो यहाँ पर ब्रेक होती है, इंक्रीज थोड़ी ना होती है। तो रीजन गलत है और असर्शन आपका सही था, तो इसीलिए इसी वाला ऑप्शन जाएगा इसमें। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भाई एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम करा जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ द राउफ डांस ऑफ कश्मीर? देखो कश्मीर से संबंधित है राउफ डांस, सभी को पता होता है। तो लेकिन इन्होंने ये पूछा है कि कश्मीर के रौफ नृत्य की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इन 4 विकल्प में से बताओ। कश्मीर का ट्रेडिशनल फोक डांस है, वो तो आपको इन्होंने सवाल में ही बता दिया, और इसको मोस्टली परफॉर्म करती हैं महिलाएं। जैसे कि ईद हो गया या फिर रमजान हो गया, तो इसकी खास बात यह है कि इसमें पैरों का मूवमेंट करती हैं, रिदमिक फुटवर्क होता है, डांसर्स लाइन में खड़े होकर एक सिंक्रोनाइज अपने स्टेप्स को करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन इन्होंने आपको दिया ना, सी वाला, फुटवर्क ऑफ डांसर्स, ये एक इसका विशेषता है, ये हम याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, कौन सा सुमेलित युग्म गलत है, यानी कि विच मैच्ड पेयर इज इनकरेक्ट? अब यहां पर आपको आपके एटमॉस्फेरिक लेयर्स दिए गए हैं, तो एक एक करके देखते हैं कि इन्होंने बोला क्या है और किस तरीके से इन्होंने दिया है। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है कि कौन सा वाला इनकरेक्ट है। तो पहला क्या है, मीजोस्फेयर, और मीजोस्फेयर का इन्होंने लिंक किया है कि यहाँ पर मीटियर्स आकर बर्न हो जाते हैं। देखो ये जो मीजोस्फेयर है ना, ये 50 से 85 किलोमीटर में ही, मतलब जो मीटियोर्स है ना, जो शूटिंग स्टार्स जिनको हम कहते हैं, वो चलकर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल सही मैच हो रही है इससे। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, क्या स्ट्रेटोस्फेयर का संबंध ओजोन लेयर से है? बिल्कुल सही है, 12 से 50 किलोमीटर वाली जो रेंज होती है, ओजोन लेयर वहां पर होती है, और ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये वाला भी बिल्कुल ठीक है।
ये वाला भी ठीक है। अब आप तीसरी तरफ एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर को उन्होंने मैच किया है कि यहाँ पर आपको ट्रोपोस्फेरिक क्लाउड्स नजर आते हैं, क्षोभ मंडलीय बादल नजर आते हैं। क्या कह रहे हैं ये? एक्सोस्फेयर सबसे आउटर लेयर है जो कि आपके स्पेस के नियर है। वहां पर हवा बहुत ही ज्यादा थिन होती है, वहां पर सैटेलाइट्स मूव करती हैं, तो क्लाउड्स कभी एक्सोस्फेयर में थोड़ी ना मिलेंगे आपको। तो ये वाला यहाँ पर क्या था? गलत था, और इन्होंने हमसे गलत ही पूछा था। क्लाउड्स कहां पर होते हैं? क्लाउड्स होते हैं आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर, लोएस्ट जो लोअर लेयर होती है। ठीक है। बाकी ये जो डी वाला है थर्मोस्फेयर, यहाँ पर आपको आईएसएस ऑर्बिट, यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वो यहाँ पर आपको ऑर्बिट करता है। तो इसमें सी वाला इनकरेक्ट था। तो भाई ये था हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने 19 सितंबर 25 की जो शिफ्ट नंबर 1 है, इसके जीएस जीके के सवालों को डिस्कस किया। ना सिर्फ उन्हें डिस्कस किया, उसके इर्द गिर्द की एक्स्ट्रा जानकारी जो कि अपकमिंग पेपर्स में भी आपको हेल्प करेगा, उसको मैंने बताने की कोशिश करी। बाकी अगर आप में से किसी को मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, तो ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर मैं आप लोगों के लिए जो भी अपडेट आती है उसको शेयर करता हूँ। बाकी के इंपॉर्टेंट लिंक एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट वगैरह सब मिल जाएंगे। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको मेरे इस एप्लीकेशन पर। एक एसएससी सीजीएल पीडीएफ करके मैंने कोर्स बना रखा है, जो कि आप लोगों के लिए फ्री है। आप उसको एक बार देखेंगे तो वहां से आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पिछली वीडियोस को जरूर देखिएगा और आगे की वीडियो को नोटिफाई करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।